आफाक वालों की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। यहाँ तो एक ही खबर है कि जी स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है और 84 ईयर में कभी इतनी बुरी तरीके से नहीं गिरी। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, बाइडन पर भी तनकीद बढ़ती जा रही है, गैस की प्राइस भी बढ़ रही है और अब कहा यह जा रहा है कि बज़ाहिर तो सैंक्शंस रशिया पर यूक्रेन वार के हवाले से अमेरिका यूरोप ने लगाई, मगर देखने में अभी आ रहा है कि जैसे सैंक्शंस रशिया ने लगा दी हैं और सब कुछ बंद कर दिया है। लोग परेशान हैं। यहाँ जो हाउसिंग थी वो बहुत बूम पर थी, अब कहा जा रहा है कि आखिरी नंबर उसका है। ये बबल भी किसी लम्हे फटने जा रहा है। बस पूरी दुनिया एक तबाही की लपेट में है। हुक्मरानों के फैसले अवाम को भुगतने पड़ते हैं, ये तो अपने घर चले जाते हैं। और यकीन करें, पहली बार डोनाल्ड ट्रंप याद आ रहे हैं। कहना पड़ रहा है ये कि वो याद आ रहे हैं कि कहते हैं ना कि जैसे हमारे बचपन में अयूब खान के जाने के बाद हमने नारे पढ़े थे कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप कारोबारी आदमी थे, बिजनेस को समझते थे, उसके तकाज़ों को, उसकी नज़ाकत, उसकी हसासियत को। तो शायद वो होते तो ये ना होता जो आज हो रहा है कि सब कुछ डूबता नज़र आता है और गरीब आदमी मुश्किल में यहाँ पर भी है और शदीद मुश्किल में है। पाकिस्तान में तो है ही। पाकिस्तान में महंगाई और ये जो खान साहब का बढ़ता हुआ इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव है, जो कि उसने तो कबूल नहीं किया। जो सोशल मीडिया पे खान साहब के ट्रोलर कर रहे हैं कि वो कौन सी गाली, वो कौन सी घटिया हरकत, इल्ज़ामात हैं जो फ़ौज पर नहीं लगाए जा रहे। बाजवा का नाम ले लेकर जो ट्वीट्स हो रहे हैं, जो ट्रोलिंग हो रही है, जो वीडियोस हैं, जो मज़ाक़ा है, वो सब कुछ हैरतनाक है। फिर ऐसे में जब ये ख़बर हो कि तालिबान से, तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और बलूचिस्तान में मारा जा रहा है कि आज फिर 6 मार दिए ऑपरेशन में, तो एक महरूमी का एहसास सिंध में और बलूचिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है कि इस फ़ौज को उनके अपने सूबे से तो गाली भी दी जा सकती है और नंगी गाली दी जा सकती है, खुल के दी जा सकती है, बाआवाज़ बुलंद दी जा सकती है। मगर बलोचों के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चीख उठी है और लोग भी चीख उठे हैं कि दूसरे सूबों में पढ़ने वाले बलोच तालिबे इल्म लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं और वफाकी हुकूमत, चाहे वो खान साहब की हो, शहबाज शरीफ की हो, कि दोनों ही उन्हीं के कंधे पर बैठ कर आई हैं। और कौन सी हुकूमत है जो उनके कंधे पर बैठ कर नहीं आई है, खामोश है, नाकाम है बलोच इशू पर। और इस्टेब्लिशमेंट को भी एक एहसास नहीं हो रहा है कि गिरती हुई मईशत, बढ़ती हुई दहशत गर्दी, तशद्दुद, सियासी इंतशार, ये इस मुल्क को कहाँ लेकर जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं खाक हम बंधन, कि क्या इन्होंने बांग्लादेश की तरह, मशरक़ी पाकिस्तान की तरह फिर एक बार कोई फ़ैसला कर लिया है कि फारिग करना है, अपने ही सूबे में रहना है। दिल तो नहीं मानता, मगर कौन जाने कौन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। वरना इस इंतशार में कि बलोच जो हैं वो तो मजहबी जुनूनी भी नहीं है, इंतहा पसंद भी नहीं है, वसाइल की, हुकूक की, फ्रीडम की लड़ाई है ना। लो और दो स्वाप करके गुफ्तगू हो सकती है, टेबल पर ही फैसले होते हैं। सारी इंसानी तारीख यही बताती है हमें कि हम आखिर में कितनी बड़ी जंग लड़ लें, कितना एक दूसरे का नुकसान कर दें, बैठना तो टेबल पर ही है, फैसले तो वहीं होंगे, तय तो सब कुछ वहीं होता है। तो क्यों नहीं हुआ ये हो रहा। और ये वफाकी हुकूमत जिसमें बलूचिस्तान की पार्टियां भी शामिल हैं, स्पेशली अख्तर महंगल वगैरह, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। गुफ्तगू तो होगी ना कि अली वज़ीर को तो आप ज़मानत भी नहीं देंगे और पूरी पार्लियामेंट नाकाम हो जाए उसे प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलवाने में भी। मगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तालिबान से और पार्लियामेंट के इल्म में भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पार्लियामेंट कितनी टका टोकरी है, इसकी क्या औकात है, ये कहाँ खड़ी है, इससे अवाम को क्या मिल सकता है। मुझ जैसे लोग अब ये कहने पे मजबूर हैं कि जमहूरियत एक ड्रामा है, ढकोसला है। वो बराह रास्त हुकूमत कर रहे हैं कि आप ये देखें कौन करता है इस तरह कि नाम तो शहबाज शरीफ का आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर का, गो के असम्बली तो इमरान खान साहब के दौर में गई थी कि
ब्यूरोक्रेसी की स्क्रूटनी जो है, स्क्रीनिंग पहले आईबी करती थी, अब डायरेक्ट जो है इनके नाम पर हो गई कि आईएसआई करेगी, गो कि अब आईबी का नाम भी डाल दिया गया है। इससे तनखियाँ बढ़ती हैं, इससे मसाइल बढ़ते हैं और इससे शकूक बढ़ते हैं, एतमाद कम होता है। मैं तो ये कहूँगा कि बलोचों से खुदा के लिए मुज़ाकरात कीजिए। ये महरूमी जो खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाकर जो बाकायदा डायरेक्ट बराह रास्त गुफ्तगू अब उन्होंने शुरू कर दी है और बराह रास्त जवाब देने शुरू कर दिए हैं, इससे दूसरे सूबों में इंतहाई मायूसी, नफ़रत और महरूमी फैल रही है। इसका अंदाज़ा नहीं है अभी। हम मौजू पर आगे बढ़ते हैं। आपने राव अनवार का इंटरव्यू बहुत से लोगों ने सुना होगा। वो राव अनवार जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने 450 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशनल मर्डर किया, मावराए अदालत कत्ल जिसे कहते हैं, और वो घर में आराम से बैठा है। मगर उसने कल बड़ी सफाइयाँ पेश की। उसने फिर साबित किया कि नजीबुल्लाह एक दहशतगर्द था, उसका नाम था और हर चीज़ उसने। और फिर कल उसने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल के हवाले से आसिफ ज़रदारी को भी मशकूक करार दिया, रहमान मलिक को तो बराह रास्त जो गुफ्तगू थी मुलविस करार दिया। बहुत सी चीज़ें थीं जो बहुत हैरान कुन थीं। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि इस तरह के लोगों को इंटरव्यू जो साहब कर रहे थे, उन्होंने ही एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू किया था जब वो एजेंसियों के निगरानी में अरेस्ट थे और उनके पास थे जहाँ तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है। तो राव अनवार की तक भी रसाई आम मीडिया की नहीं हो सकती मौजूद हालात में, जबकि वो बज़ाहिर हाउस अरेस्ट हैं या घर में खामोशी से बैठे हुए हैं। तो जो लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आते हैं वही इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम भी करते हैं। इस वक्त इस इंटरव्यू का क्या मकसद था कि आसिफ ज़रदारी जो ये कह रहे हैं, जो बजाय जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और जिनके बारे में आजकल एक गुफ्तगू बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ट्विटर पर सब जगह हो रही है कि वो आसिफ ज़रदारी जो स्टिक लेके चलते थे, मास्क नहीं उतारते थे, जब वो अडयाला जेल में थे तो ख़बरें और आर्टिकल ये आ रहे थे कि उनके साथ किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी जा सकती है और वो शदीद तरीन बीमार हैं। मगर नोट करें, हुकूमत बनने के बाद वो मुल्क माशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है, बहुत तवानाई से, बहुत चौकन्ना होकर चलते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली गुफ्तगू कर रहे हैं और कहीं से नहीं लगता कि वो कभी बीमार थे कि इन लोगों का इलाज हुकूमत में है, इन्हें हुकूमत दे दीजिए, ये दुरुस्त हो जाते हैं। फिर उनकी गुफ्तगू अगली कई हुकूमतें खुद चलाने का दावा करना कि अगर हमें हुकूमत मिली तो हम 110 डिग्री मुल्क के हालात बदल देंगे। वाह, कमाल बातें हैं कि लोग ठीक कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी अपोजिशन में हों तो बीमार होते हैं और मरने के करीब होते हैं। मीडिया रोज़ नई पेशन गोइयाँ ला रहा होता है इनकी सेहत की हसासियत के हवाले से, मगर अब कोई सवाल नहीं उठा रहा कि ये मुकम्मल सेहतयाबी अल्लाह ताला सबको दे और सबकी जानो माल इज़्ज़त आबरू को महफूज बनाए। मगर अपोजिशन में हों तो ये आखिर बीमार क्यों हो जाते हैं, ये एक गौर तलब सवाल है। आते हैं महंगाई की तरफ, जो इस हुकूमत का असल मसला है। IMF के 72 घंटे बड़े अहम हैं। कल कहा जा रहा था कि किसी वक्त भी कोई बड़ा फैसला IMF से आ सकता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि गूगली न्यूज़, अगर आपको, बहुत से लोगों को यकीनन इल्म होगा कि आमिर मीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बल्कि लेजेंडरी न्यूज़ एडिटर मैं उन्हें समझता हूँ, यंग और आंखों में आके जो रियल एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं हमारे मुल्क में, जो इंसानी हुकूक, आइन और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, उनमें से एक नाम है आमिर मीर। उन्होंने आज एक बहुत खूबसूरत रिपोर्ट दी है IMF के हवाले से कि IMF शर्त क्यों आयद करता है और क्या उसका ये राइट है। तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि उसका कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ सजेस्ट करता है कि वो कर्ज, देखें कैपिटल सोसाइटी में रहते हैं ना, कैपिटलिस्ट है, फ्री इकॉनमी है, कि अगर बैंक भी कर्ज देता है तो कोलेटरल पहले पूछता है कि ज़मानत क्या रखवाएंगे हुजूर, हम आपको पैसे दें, आप खा जाएं, आप ज़ाय कर दें तो हमारा पैसे कैसे रिकवर होगा। तो वो दो चीज़ें देखते हैं। फिर उसका पूरा पैराफर्नालिया है कि बजट खसारा और जारी खसारा। अगर ये दो चीज़ें दुरुस्त हों
تو آپ کو لون ملتا ہے. اچھا ذہن میں رکھیں کہ لیتے ہی وہ ممالک ہیں یا وہ کاروبار جن کا بجٹ خسارہ زیادہ ہو، جن کا جاری خسارہ جو ڈیلی کا خسارہ ہے وہ بھی زیادہ ہو، تو پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں. آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس کتنا لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، کہاں سبسڈی دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں، کون سی چیز مہنگی خرید کر سستی بیچ رہے ہیں، آپ کا انتظام حکومت کیسا ہے. تو اگر سارا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ بد انتظامی، پرتعیش اخراجات اور اقربا پروری، ناانصافی اور عللے تللے جو ہے نا وہ اس بجٹ خسارے اور جاری خسارے کا سبب نکلتے ہیں. تو جو پیسہ دیتا ہے آئی ایم ایف میں، جو پیسہ ہے وہ ان کا اپنا تو نہیں ہے، وہ تو جو کنٹری ممبر ہیں امریکہ جیسے، جاپان جیسے، اور جن کی جتنی فنڈنگ ہے تو وہ حساب بھی مانگتے ہیں، وہ پروفٹ بھی مانگتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں دیا پیسہ لگایا. تو وہ پھر سجیسٹ کرتا ہے آئی ایم ایف کہ دیکھیں آپ یہ کام کریں گے، یہ اپنے مسائل کم کریں گے تو ہم آپ کو قرض دیں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ تو یہ پیسے بھی ضائع کر دیں گے، پھر ہمارے کے پیسے کیسے نکلیں گے. آپ تو کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ جی پیسے تو ختم ہو گئے اور ہمارا تو خسارہ بہت ہے، ہمارا تو بجٹ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو ان کے پیسے ڈوب جائیں گے. تو وہ یہ شرائط لگاتے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر شرائط نہیں لگاتے ہیں، بیسکلی آپ کو ایک نظام دیتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ حضور آپ اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں، ایک ملک چلا رہے ہیں، تو پہلے اپنا انتظام تو درست کیجئے. وہ تو آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں. تو جناب اس سچویشن میں جب حکومت کو یہ بھی لالچ پڑی ہو کہ مہنگائی ہو گئی تو اس کو حکومت نہیں ملے گی دوبارہ، اسے ووٹ نہیں ملے گا، اور پھر اپوزیشن، چاہے کوئی بھی اپوزیشن میں ہو، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ بھی یہی کرتے تھے، اور آج جو کل حکومت میں تھے آج اپوزیشن میں وہ بھی کہ ایک دوسرے پہ الزامات اور مہنگائی کا ذمہ دار قرار دینا، کیونکہ عام آدمی کا اتنا شعور ہی نہیں ہے. اور یقین کریں عام آدمی کا اتنا شعور ہوتا ہی نہیں ہے. یہ حکمران طبقہ ہے، اگر وہ دیانتدار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ سچ کے قریب رہتا ہے، کم سے کم جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ تو سب بولتے ہیں، ایگزوریٹ بھی کرتے ہیں، مگر مکمل جھوٹ تو وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی، وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک کر مر جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پالیٹیشین ہو، سوشل ورکر ہو، مطلب جب دیکھیں نظام بے ترتیب ہو تو پھر وہاں کوئی چیز کوئی بھی درست نہیں ہوتا، اور وہاں پھر سچ پریویل نہیں کرتا، ہر چیز متنازع ہو جاتی ہے. آپ کی عدلیہ متنازع ہے، آپ کا الیکشن کمیشن متنازع ہے، آپ کا احتساب کا سسٹم متنازع ہے، مطلب چیک اینڈ بیلنس ہی ختم ہو گیا. انصاف کے ادارے ہی اور قانون کے ادارے، آپ کی سیکیورٹی فورسز، آپ یہ دیکھیں کہ اگر پولیس مقابلہ ہو تو ٹیلی ویژن کتنی بڑی بڑی ہیڈ لائن لگاتا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلہ، مشکوک پولیس مقابلہ، کہ جس میں مطلب ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کھیل ہوا ہے، جعلی پن ہے. مگر جو ملک کی مین سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ آپریشن کے نام پہ جسے چاہیں دہشت گرد بنا کر مار دیں، کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. باہر کے میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا. تو بہرحال اس سچویشن میں دیکھ لیں کہ مہنگائی تو ابھی آنی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اگلا موڑ جدائی کا اسے آنا ہے، وہ تو آئے گا. آج تو اپنی راہوں میں بے مثل چمن آ رہی ہے. تو یہ حکومت اس شعر کی روشنی میں زندہ ہے کہ آج کا دن کاٹ لو کسی طور کیسے بھی، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. ساری حکومتیں یہی کرتی رہی ہیں اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. آخر میں کہ ابھی 9 بجے کے بعد، ابھی یہاں پر 8 بجے، میرے 8:30 9 بجے سے شروع ہوگا جو خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. دھرنے تو نہیں ہوں گے، لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا، اب خان صاحب احتجاج کریں گے. اور دیکھنا ہے کہ آج کتنے لوگ نکلتے ہیں. اور پھر جو لاہور میں، میرے خیال میں لاہور میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ جو ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس میں جو فائرنگ ہوئی ہے، گاڑیاں چھلنی ہوئی ہیں گولیوں سے، اور دونوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے ہیں، ایف آئی آر کٹی ہے. اس سے 17 جولائی کو ہونے والے الیکشن کی جھلکیاں ابھی سے نظر آ رہی ہیں کہ کشیدگی کتنی ہو چکی ہے اور کہاں تک پہنچ چکی ہے
اور وہ پارٹی جسے برگر پارٹی کہا جاتا تھا اس پر اب الزام لگ رہے ہیں کہ وہ مسلح ہے، اسلحے سے لیس ہے، اور وہ لڑنے مرنے پہ بالکل ایسے ہی تیار ہے فزیکلی زمینی گراؤنڈ پر، اور عام حالات میں جو مسلح گروہ لڑتے ہیں جیسے وہ ٹویٹر پہ لڑتی ہے اور ایگریسو ہے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پورا پاکستان ایک طرف ہو جائے، سارے آئی ٹی انجینئر ایک طرف مل جائیں، مگر خان صاحب کے ٹرولر جیت جائیں گے کہ انہیں یہ فن پیچھے سے کہیں سکھایا جا رہا ہے۔ کوئی بڑی کمپنیاں ہیں جو مغرب میں بیٹھی ہیں جس کے خلاف ہیں خان صاحب، اور وہ ٹرولنگ بتا رہے ہیں کہ باجوہ پر اور دوسرے جنرلز کے نام لے لے کر بریگیڈیئرز اور سب کے، اور اس میں ریٹائری بھی شامل ہیں، جو ادارے پہ الزامات لگ رہے ہیں وہ پورے 74 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں لگے تھے۔ ہم اسے مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے قدرتی انتقام بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے، تو کیا وہ زوال شروع ہوا چاہتا ہے یا ہو چکا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔